So in my 2 years of hustling, I have tried YouTube, Instagram, real estate, freelancing, Facebook ad services and many things. जिनमें से काफ़ी सारी चीज़ें सक्सेसफुल भी हुई हैं like YouTube, Instagram and real estate, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फेल भी हुई हैं लाइक फ्रीलांसिंग एंड फेसबुक एड सर्विस, जिनकी की बात मैंने इनकम सोर्सेज वाली वीडियो में की थी। लेकिन इन सब में से जिससे मेरी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है वो है शॉर्ट टर्म रेंटल, नॉट यूट्यूब नॉट इंस्टाग्राम। अब आई नो इस तरीके को काफ़ी सारे लोग बोरिंग भी मानेंगे, इनफैक्ट ट्राई करने से भी इनकार कर देंगे, बट आई थिंक इस तरीके से कोई भी 15 से 20,000 इन्वेस्ट करके मंथली लाखों कमा सकता है। वंडरिंग हाउ? Then watch this video till the end. So we all know रियल एस्टेट से पैसा कमाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिनकी की बात मैंने अपनी रियल एस्टेट वाली वीडियो में भी की थी। बट मेजरली इससे पैसा 2 ही तरीकों से कमाया जाता है, एक तो रीसेलिंग, दूसरा रेंटिंग। जिसमें से रीसेलिंग का मतलब होता है यू बाय अ लैंड देन सेल इट, और इसकी बात मैंने डिटेल में अगेन वही रियल एस्टेट वाली वीडियो में भी की थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेंटिंग, तो ये सिर्फ एक ही तरीके से की जाती है। तुम किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज करने को दे देते हो, जिसके बाद वो उस प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। उतने टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाती है। हाँ, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी में जो भी चीजें हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं ऑब्वियसली। बट हाँ, बिना उस प्रॉपर्टी को नुकसान कराए वो कैसे भी यूज कर सकता है। लेकिन जितने टाइम पीरियड के लिए तुम अपनी प्रॉपर्टी देते हो किसी को, उसी टाइम पीरियड के बेसिस पे रेंटिंग को 3 नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट रेंटिंग, जो कि नॉर्मली मंथली बेसिस पे होता है, कोई भी मंथली पे करता है तुम्हारी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। दूसरा है लीज, जो कि जनरली ईयर्स बेसिस पे होती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स। एंड थर्ड वन इज होस्टिंग, जो कि डेली बेसिस पे होता है, यानी तुम किसी भी बंदे को एक नाइट के लिए या फिर एक पूरे दिन के लिए या फिर 1 डे एंड 1 नाइट के लिए अपनी प्रॉपर्टी देते हो। अब बोल तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी रहा हूँ, लेकिन जो ये होस्टिंग का बिजनेस है ये सिर्फ रूम बेसिस पे ही वर्क करता है, और जनरली ये लेस देन मंथ ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम एक ही रात के लिए ले सकते हो। कई बार लोग 7, 8, 10 दिनों के लिए भी तुम्हारी प्रॉपर्टी को बुक करते हैं। सो यस, 1 मंथ से कम के लिए ही बुक करते हैं। अब रेंटिंग और लीजिंग के बारे में तो तुम में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता तुम यूट्यूब और गूगल पर सर्च कर सकते हो। बट इफ़ वी टॉक अबाउट होस्टिंग यानी शॉर्ट टर्म रेंटल, तो ये 2 तरीकों से की जाती है। फर्स्ट, यू ओन अ प्रॉपर्टी, यानी खरीदते हो तुम प्रॉपर्टी को या फिर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हो। सेकेंड, यू टेक अ प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स ऑन रेंट, उसके बाद तुम इस बिजनेस को चालू करते हो। मैं पर्सनली सेकंड तरीके को भी फॉलो करता हूँ बिकॉज ऑफ 3 मेजर रीजंस। फर्स्ट, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जब चाहे तुम उस प्रॉपर्टी को छोड़ सकते हो अगर वो वर्क नहीं कर रही है, दूसरी पर ट्राई कर सकते हो। सेकंड, लेस रिस्की, क्योंकि तुम कभी भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो अगर वो वर्क नहीं कर रही है, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर तुम कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेते हो फिर उसके बाद तुम कैसे चेंज करोगे अगर वो तुम्हारी वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर्टी तो। एंड एट लास्ट यानी थर्ड, इट इज़ रियली अफोर्डेबल टू टेक आवर प्रॉपर्टी ऑन रेंट, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को खरीदने का, देन यूज़ इट एज अ शॉर्ट टर्म रेंटल। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है बट स्टिल तुम इस बिजनेस को करना चाहते हो, देन यू कैन यूज समवन एल्स प्रॉपर्टी, एज सिंपल एज दैट। बट हाँ, यू कैन नॉट डू इट विदाउट परमिशन, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। नाउ इज द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू नो हाउ इट वर्क्स, हाउ मच इट कॉस्ट एंड हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम इट, जिसमें से सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फाइंड अ गुड लोकेशन, क्योंकि अगर तुम्हारी लोकेशन अच्छी नहीं होगी तो जो भी तुम करोगे सब कुछ यूजलेस है। अब लोकेशन चेक करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, जैसे कि वो लोकेशन पॉपुलर है कि नहीं, यानी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रेगुलरली आते हैं कि नहीं घूमने के लिए। और पॉपुलर से मेरा मतलब है उस जगह पे कुछ ऐसी पॉपुलर डेस्टिनेशन है क्या जिनको कि लोग देखना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उस चीज़ का। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकती है या फिर कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ हो सकती है या फिर कुछ अम्यूजमेंट पार्क जैसी कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड चीज़ तुम्हें ये देखनी पड़ेगी कि जो लोग आ रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, यानी वीकली आ रहे हैं, मंथली आ रहे हैं, या फिर सीजन बेसिस पे आते हैं, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जो रूम है या फिर बोलो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, यानी कुछ ही महीने वर्क करेगी या फिर हर हफ्ते तुम्हारे पास अलग अलग कस्टमर्स आते रहेंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि 1 या 2 महीने से जज करके किसी लोकेशन पे कोई रूम ले लेते हैं, लेकिन उसके अगले 3 महीने तक वो रूम चलता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सीज़न को देख के एक्साइटेड होके वो रूम ले लिया या फिर बोलो वो प्रॉपर्टी ले लिया, लेकिन अब कोई आ नहीं रहा है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट बहुत सारी जगहों पे सीज़न बेसिस पे ही जाते हैं। अब तुम ही बताओ, मनाली जब जाते हैं बंदे, कब जाते हैं?
गर्मियों में, सर्दियों में तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, जाते भी हैं तो। डेट्स वाई यू हैव टू एनालाइज दिस वेरी केयरफुली। थर्ड चीज जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस लोकेशन पे रेगुलर बेसिस पे लोग आते हैं उस लोकेशन पे और भी लोगों को पता होंगी ये सारी चीजें, इसलिए लोगों ने ट्राई भी किया होगा अपने अपने रूम्स खरीदना, उनको ऐसा शॉर्ट टर्म रेंटल यूज करना। तो उस जगह पे इस चीज की नीड भी है, या फिर जितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पास लोग जाएंगे, तुम्हारे पास कोई जाएगा नहीं, क्योंकि नीड ही नहीं है। जितनी ज्यादा नीड थी शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज की उस लोकेशन पे वो सफिशियंट है, और तुमने फालतू में अपनी और प्रॉपर्टी लिस्ट कर दी है। और हो सकता है काफी बार उस प्रॉपर्टी पे लोग आ जाएं, बट अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है तो तुम लॉस में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मैं मथुरा में रहता हूँ, जिसके क्लोज काफ़ी सारी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जैसे कि जन्मभूमि, वृंदावन में बांके बिहारी, और एक बहुत पॉपुलर रिसेंटली भी खुला है चार धाम, जिसकी वजह से वृंदावन में जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एंड डेट्स वाई मेरी जो शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं, नॉट ऑन अ सीजन बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। यानी ज़्यादा बंदे जो वृंदावन में आते हैं वो वीकली बेसिस पे आते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो यहाँ पर आ जाते हैं एज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने, गॉड के क्लोज जाने के लिए। डेट्स वाई फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो मेरे लिए प्लस पॉइंट थे, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। रही बात थर्ड पॉइंट की, तो हाँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, बट डिमांड अभी भी है, क्योंकि काफ़ी केसेस में रूम्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे दिन भी आते हैं कि लोग 1000 रूम के लिए 3-3, 4-4 हज़ार देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रूम्स नहीं मिलते, इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कभी कभी। और ये चीज़ अगर तुम्हारे आसपास का कोई आता है वृंदावन तो मुझसे ही पूछ सकते हो, उसने भी कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी ज़रूर होगी। सेकेंड स्टेप इज़ चेक द परफॉर्मेंसेज ऑफ नियर बाय शॉर्ट टर्म रेंटल्स एंड होटल्स, कि आखिर फुटफॉल कितना है, उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है। ये चीज़ फिगर आउट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लोकेशन में एरिया काफ़ी बड़ा आता है, तो उस एरिया में भी तुम्हें किस जगह पर रूम लेना है ये भी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए तुम्हें नियर बाय शॉर्ट टर्म रेंटल्स या फिर बोलूँ होटल से जानकारी ले सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी आ जाती है। काफ़ी सारे लोग मना करेंगे ये चीज़ रिवील करने से, लेकिन काफ़ी सारे लोग बता भी देते हैं। एंड अगेन अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो क्योंकि मैं रियल एस्टेट बिजनेस भी करता हूँ तो मेरे काफ़ी अच्छे खासे कनेक्शन थे, तो ये चीज़ जानने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिस जगह पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा फुटफॉल था उसी जगह पे मैंने प्रॉपर्टीज़ रेंट पे ली हैं। आफ्टर दैट स्टेप थर्ड, इफ़ यू हैव प्रॉपर्टी इन दैट लोकेशन ग्रेट, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम्हें रेंटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो जोश में तुम कोई प्रॉपर्टी खरीद लो लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी इतनी आए नहीं, पैसा रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाए, क्योंकि इन वर्स्ट केस कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क लेने से पहले ट्राई कर सकते हो तुम रेंट लेके, अगर वो चीज़ वर्क कर रही है तो तुम बाय कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो। इसके बाद स्टेप 4, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, और उन चीज़ों में टॉप प्रायोरिटी पे आता है क्लीन एंड हाइजीनिक रूम प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को। और ये चीज़ मस्ट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी बार कस्टमर गेट पे से ही लौट के चले जाते हैं। अगर उन्हें रूम अच्छा नहीं लगेगा, यानी जो तुमने फोटोज डाल रखे हैं ऑनलाइन या फिर किसी भी कनेक्शन से तुम्हारे पास वो कस्टमर आया है, अगर रूम अच्छा नहीं लगेगा तो ट्रस्ट मी कस्टमर जरा सा भी नहीं हिचकेगा वापस लौटने से। बिकॉज अगेन इफ वी टॉक अबाउट इन माई केस, तो स्टार्टिंग में हमें इतना कुछ पता नहीं था कि किस तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस दिया जाता है, कितना हाइजीन रहना चाहिए, कब कब सफाई होनी चाहिए और क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर को। काफी बार कस्टमर्स गेट पे से ही लौट के गए हैं हमारे रूम के, और अगर बाय चांस उन्होंने तुम्हारा रूम ले भी लिया, बाद में उन्हें कुछ कमियां दिखती हैं तो रिफंड मांगते हैं और तुम्हें देना पड़ता है। इट्स द रूल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही कस्टमर तुम्हारे मार्केटिंग टूल है। अगर तुम एक्सपीरियंस अच्छा दोगे तो वो कस्टमर तो वापस लौट के आएगा ही, साथ में 2, 3, 4 कस्टमर्स को और लेके आएगा। एंड आफ्टर दैट कम्स 5th स्टेप, जो कि है ऑनलाइन प्रेजेंस विद अ स्पेसिफिक प्राइसिंग। और ये प्राइसिंग जो है तुम्हें काफ़ी बार चेंज भी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने रूम के प्राइस बढ़ा देते हैं, तो तुम्हें भी अपने रूम के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो काफ़ी सारे लोग रूम के प्राइसेस कम कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें भी अपने रूम के प्राइस कम करने पड़ेंगे। बट दिस इज़ ऑप्शनल, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ। तुम एक स्पेसिफिक अमाउंट मांग सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जो कि ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम कितना भी हो कस्टमर का फ़ायदा ही है। लेकिन अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मेरे यहाँ जो बुकिंग्स आती हैं वो ऑनलाइन के थ्रू कम से कम ही आती हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो कि टैक्सी की ही रिकमेंडेशन लेके रूम बुक करते हैं। यानी यहाँ पे टैक्सी, टूर एंड ट्रेवल्स और बाकी जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे काम करने वाले हैं उनसे कनेक्शन बना के रखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट इन माई लोकेशन। और इसी की वजह से स्टेप 6 भी आता है, यानी यू हैव टू मेक कनेक्शन
विद ऑल ऑफ दीज। यानी तुम्हें टैक्सी, टूर एंड ट्रेवल्स और बाकी के जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स वाले हैं उनसे भी कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। अगर उनके पास एक्स्ट्रा बुकिंग्स आती हैं तो वो तुम्हारे पास भेज सकते हैं। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें अपने कस्टमर से भी अच्छा खासा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50% जो मेरी बुकिंग्स हैं वो रिटर्निंग कस्टमर्स की हैं। क्योंकि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था, सैटरडे संडे को ज़्यादातर लोग विजिट करते हैं वृंदावन को, तो वही लोग बार बार आते हैं मेरे ही रूम पे स्टे करने के लिए विद अ स्पेसिफिक अमाउंट। तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है एंड इट्स डेट ईजी। और अगर मैं अपने केस में कंपेयर करूँ तो 99% बुकिंग्स मेरी कनेक्शन के थ्रू ही आती हैं। ऑनलाइन बुकिंग तो कभी कभी आ जाती हैं, और आती भी हैं तो उस टाइम मेरे जो रूम्स हैं वो फुल बुकड रहते हैं। आफ्टर एट लास्ट स्टेप आता है जो कि 7th स्टेप भी है, मल्टीप्लाई योर रूम्स। यानी शॉर्टकट में बोलूँ तो तुम्हें स्केल करना है इसके बाद सिर्फ, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारी वर्क कर रही हैं, तुम्हारी ऑक्यूपेंसी भी ठीक ठाक आ रही है रूम्स की, तो तुम्हें एक ही चीज़ करनी है, स्केल करना। और जितने रूम तुम हैंडल कर सकते हो उतने रूम्स तक पहुंचना। लेट मी टेल यू, मेरे कनेक्शन में एक ऐसा बंदा भी है जो कि लिटरली 32 रूम्स चला रहा है इसी तरीके से। ऑफ कोर्स वो सारे रूम्स वृंदावन में नहीं है, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, बट स्टिल इतने सारे रूम्स को मैनेज करना इट्स नॉट दैट सिंपल। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव टू क्लियर दिस दैट ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म रेंटल बिजनेस हर किसी के लिए हो सकता है किसी के पास ऐसी लोकेशन ना हो सकता है किसी के पास प्रॉपर्टी हो लेकिन वो इतना हेडेक नहीं लेना चाहता हो, रोज कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाना, उनसे मिलना, उनको रूम प्रोवाइड करना। काफ़ी सारे लोग काफ़ी जगहों पे बिजी रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के बिजनेसेस हैं, जॉब हैं, तो वो मंथली बेसिस पे ही अपना रूम प्रोवाइड करने पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि ऐसा करके ना तो उन्हें कस्टमर एक्सपीरियंस की चिंता करने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें अपना रूम मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रेंट पे रह रहा है वही मेंटेन करेगा। बट स्टिल let me show you how much you can earn from this business by taking an example of one room. Let's say तुम्हें एक रूम मिलता है for 60,000, जिसके अलावा तुम्हारे और भी कुछ खर्चे होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लीनिंग का जो खर्चा आता है एंड अदर्स जो खर्चे आते हैं परमिशन के, जो कि अराउंड 6,000 के आसपास बैठेगा। तो टोटल कॉस्ट एक रूम की तुम्हारी जाती है 22,000। और अगर तुम उसी रूम को लिस्ट करते हो फॉर 2,500 एंड लेट से तुम्हारे उस रूम की ऑक्यूपेंसी जो आती है मंथ की वो एवरेजली समथिंग अबाउट 70% तक आ जाती है, यानी मंथ के 21 डेज हुए, देन द टोटल अर्निंग यू हैव गॉट इज 52,500, जिसमें से अगर कॉस्ट माइनस कर दी जाए देन यू गॉट अ प्योर प्रॉफिट ऑफ 30,500 एंड दिस इज ओनली फ्रॉम वन रूम। अगर तुम रूम मल्टीप्लाई करते आओगे तो यही अमाउंट मल्टीप्लाई होता जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं मंथली बेसिस पे, कोई मंथ काफ़ी अच्छा कर सकता है, हो सकता है कोई मंथ थोड़ा बहुत कम अच्छा परफॉर्म करे, बट इट्स ऑल अबाउट रिटर्निंग कस्टमर्स एंड योर कनेक्शंस। ऑनलाइन बुकिंग के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपना रूम अच्छी तरीके से शो भी करना पड़ेगा ऑनलाइन। तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें रूम में डालनी पड़ेंगी, तुम्हें रिव्यूज़ अच्छे करने पड़ेंगे, तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड ऑब्वियसली तुम कर सकते हो ऐसा। एंड आने वाले टाइम में मैं भी ये चीज़ करूँगा और तुम्हें शो भी करूँगा कि ये चीज़ें कैसे कैसे करी जाती हैं। एज फॉर मी, आई एम करेंटली रनिंग 5 रूम्स और मेरा गोल है इस साल 20 रूम्स करना। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो दिस जर्नी।